की लोकप्रिय कहानियों में से एक कहानी मन दर्पण सुनाने जा रही हूँ। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए सुनते हैं मन दर्पण। हर घर की कहानी कमोबेश एक सी होती है। थोड़ा प्रेम, थोड़ी खुशियाँ, जिम्मेदारियाँ और कुंठाएँ, कई झगड़े, लालसाएँ और सपने होते हैं। पूरे नहीं हो पाते तो कुढ़न पनपती है और परिस्थितियों का कुहासा संबंधों पर उतरने लगता है। लेकिन फिर एक दिन अचानक संबंधों पर छाया हुआ कुहासा छटने लगता है। क्षितिज पर रोशनी की झीनी सी लकीर दिखने लगती है और मन की बंद खिड़कियां प्रकाश के अभिनंदन के लिए खुलने लगती हैं। मेरी ड्रेसिंग टेबल पर रखा हुआ वह लाल डिब्बा बार बार मुझे इशारा कर रहा था। यह उसे जानबूझकर वहां छोड़कर बाथरूम में घुस गए थे। वहां से निकलने के बाद चाय पीते हुए ये कुछ देर तक प्रतीक्षा करते रहे। फिर खुद ही बॉक्स मेरे आगे बढ़ाते हुए बोले, साक्षी का सेट देखा, कैसा लगा? साक्षी को पसंद आया? उसने अभी देखा कहाँ है? पहले माँ को दिखाना है। शालू, तुम माँ को दिखा लाओ ना, उसे अच्छा लगेगा। तुम ही दिखा लो ना। वे कुछ देर तक मुझे देखते रहे, फिर धीरे से बोले, शालू, मैंने तुम पर ज़बरदस्ती नहीं की थी। तुम्हारे हाँ कहने के बाद ही मैंने तुम्हारी चीज़ में हाथ लगाया था। अगर कोई ज़बरदस्ती हाँ कहवाना चाहे तो कहना ही पड़ता है। मैंने सोचा था तुमने खुशी खुशी हाँ की है। हाँ, खुश तो मैं थी ही। पिछले 6 सालों में मुझे एक छल्ला भी बनवा कर नहीं दिया है। ले देकर शादी में एक चीज़ चढ़ाई थी, वह भी ले ली। इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या होगी? मैं जानता हूँ शालू कि मैं अब तक तुम्हें कुछ नहीं दे सका। इसका उलाहना भी बहुत बार सुन चुका हूँ, पर सच मानो मैंने कभी यह दावा भी नहीं किया था कि मैं तुम्हें सोने से मढ़ दूँगा। तुम्हारे पिताजी के सामने मेरी सारी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। मुझे पता है, पापा यहाँ से अभिभूत होकर लौटे थे। बार बार कह रहे थे, लड़का होनहार है। प्रतिकूल स्थिति में भी उसने राह बनाई है। उच्च शिक्षा प्राप्त करके इतनी छोटी सी उम्र में ही इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। लेकिन पापा का यह सर्टिफिकेट इस समय उन्हें थमाने से मेरा ही पक्ष कमज़ोर होता। इसलिए भुनभुनाते हुए कहा, पापा पता नहीं किस बात पर रिझे थे। वे अपनी बला टाल कर अलग हो गए। वो घटना तो मुझे अभी भी याद है। इसके बाद वह बोले नहीं, चुपचाप उठकर माँ के पास चले गए। मैं बैठी उस घड़ी को कोसती रही जब मैंने हार के लिए हाँ की थी। उस दिन वे परेशान थे, देर रात तक सोए नहीं, छत की ओर ताकते हुए चुपचाप लेटे थे। मैंने पूछा, क्या बात है, परेशान लग रहे हैं? कई सारी चीज़ है यार, साक्षी की शादी जैसे समस्याओं का अंबार बन गई है। क्यों, क्या हो गया? रोज़ की चिक चिक है यार, नए फरमान हैं, नए फरमाइशें हैं। कल ही खबर भेजी है कि बारात में 500 लोग होंगे। 500 लोग उनके हो जाएंगे तो हमारे मेहमान कहाँ जाएंगे? हम तो पहली बार कुछ कर रहे हैं, सबको बुलाना पड़ेगा। 1000 लोगों का नुस्खा हो जाएगा। कैटरर 150 रुपये प्रति प्लेट ले रहा है। इसके अलावा मिलने वालों के लिए लिफाफों का बाकायदा ब्यूरो आया है। 21 रुपये से लेकर 501 रुपये तक का ग्रेडेशन है। अलग अलग रंग के लिफाफे होंगे ताकि घपला ना हो। फिर पूरा मेनू कार्ड भेजा है, जूस से लेकर आइसक्रीम तक सब दर्ज है। भूलने की गुंजाइश ही नहीं है। आज एक नया शगुफा छोड़ा है। क्या? दूल्हे को मंडप में चैन अंगूठी देनी होगी। अजीब मांगते लोग हैं। सगाई में दी तो थी, वह सगाई की थी, यह शादी की होगी। अभी साक्षी के सेठ की जोड़ तोड़ बिठा रहा था कि नया खर्चा आ गया। कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बुरा न मानो तो एक बात कहूँ मैं? एकदम डर गई। मैं भीतर ही भीतर तन कर बैठ गई।
सोच लिया कि साफ मना कर दूंगी। वे बोले, अपनी शादी में तुम्हारे यहाँ से मेरे लिए एक अंगूठी और चैन आई थी। वे दोनों चीज़ें वैसी की वैसी रखी हुई है, क्योंकि मैं तो पहना ही नहीं। उठा कर दे दें तो क्या हर्ज है, 10-15 हज़ार रुपये बच जाएंगे। इस समय तो मेरे लिए एक एक पैसा कीमती हो रहा है। मैं बिफर पड़ी, नहीं, मेरे पीहर की चीज़ बाहर नहीं जाएगी। आप नहीं पहनते तो ना सही, बड़ा होकर अंशुल पहनेगा, पर माँ बाप की गाढ़ी कमाई को मैं ऐसे लूटने नहीं दूंगी। ठीक है, पर अपने माँ बाप की कमाई तो लुटा सकता हूँ ना। क्या मतलब? वह चंद्रहार है ना, शादी में चढ़ाया था, पर तुमने कभी पहना नहीं। वह मटर माला बहुत ओल्ड फैशन का है। ओल्ड फैशन तो होगी ही, माँ की जो है, एक यही तो बची थी, बाकी सब तो मेरी पढ़ाई की भेंट चढ़ गया। यह भी पता नहीं कहाँ से सहेज कर रखी थी। ऐन बारात चलने के समय निकाल कर बोली, अभी तो ऐसे ही पहना दो, फिर उसका जैसा मन होगा बनवा दूंगी। पर लगता है तुमने उसे उस लायक भी न समझा। मुझे घोर पश्चाताप हुआ। मम्मी ने कितनी बार कहा कि माला ले आ, तुड़वा कर नया बनवा दूंगी, पर हिम्मत नहीं पड़ी। इतनी चीज़ थी, चुपचाप ले जाते संकोच होता था, पर उस पर अब हक जताऊंगी तो हास्यास्पद ही लगेगा। डूबती सी आवाज़ में बोले, सोचता था कि नौकरी लगते ही माँ का सोना से गला एवं हाथ भर दूंगा। तब तक मैं खुद सोना नहीं पहनूंगा। अब नौकरी को 8-9 साल हो चले हैं। अब तक माँ के लिए एक छल्ला तक न बनवा सका। इस शादी के बाद 2-3 साल तक तो सोच भी नहीं पाऊंगा मैं कुछ नहीं बोली। मैं यूं ही भरी हुई बैठी थी कि साक्षी दौड़ती हुई आई और हुलस कर बोली, भाभी, सेट बहुत प्यारा है, तुमने डिजाइन किया था? तुम्हें अच्छा लगा? थैंक्स, मैंने सपाट स्वर में कहा। वह होश में होती तो चौंक पड़ती, पर अभी तो वह इंद्रधनुषी सपनों में खोई हुई थी। उसने ध्यान ही नहीं दिया। उसी उमंग के साथ बोली, भाभी, लहंगे के ट्रायल के साथ आज जाना था ना? मैं तैयार हो जाऊं? आते समय मैचिंग चूड़ियाँ और बिंदी भी लेते आएंगे। पार्लर वाली से अपॉइंटमेंट ठीक करनी थी ना। साक्षी, आज तुम मुकेश भैया को लेकर चली जाओ प्लीज़, घर में इतना काम पड़ा है, फिर अंशुल भी सुबह से चिड़चिड़ा रहा है। साथ में रख जाऊंगी तो माँ जी को परेशान करेगा, साथ में ले जाएंगे तो बाजार में परेशान करेगा। मुकेश वहाँ क्या करेगा भाभी? मैं प्रीति को फ़ोन करती हूँ, वह फुर्सत में हुई तो ठीक, नहीं तो आपको चलना पड़ेगा। वह सहेली को फ़ोन करने चली गई। यह दरवाजे पर खड़े थे, उसके जाते ही भीतर आ गए। साथ चली जाती तो क्या हो जाता? बेचारी का मन रह जाता। 8 दिन बाद तो वह तुमसे कहने आएगी नहीं। उनका स्वर बेहद उदास था। पता नहीं वह मेरी बेरुखी से दुखी थे या बहन से संभावित बिछोह से व्यथित थे। मैंने कहा, आप मुझे इमोशनली ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? ब्लैकमेल तुम करने पर तुली हो। एक भूल हो गई है, उसकी सज़ा मुझे दो। उस बेचारी का क्या कसूर है? और देवी, तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि उसे यह कभी पता न चले कि मैंने तुम्हारा हार तुड़वाकर उसका सेट बनवाया है। क्यों? जानकर उसके आत्मसम्मान को ठेस लगेगी? क्या वो स्थिति से वाकिफ नहीं है? वो आपकी परेशानी नहीं देख रही है? लड़की आर्किटेक्ट है, गूंगी गुड़िया तो नहीं कि समझ में ना आता हो। कोई स्वाभिमानी लड़की होती तो शादी के लिए साफ मना कर देती। शादी क्या बच्चों का खेल है कि एकदम से मना कर देती? एक शादी टूटने का क्या मतलब होता है जानती हो? व्यवहारिक पक्ष को छोड़ दिया जाए तो दूसरी तरह से सोचो। संबंधों का भावनात्मक पक्ष भी होता है। सगाई को 6 महीने हो चले हैं, एक ही शहर में हैं, 20 बार मिले हैं। दोनों के मन भी इस बीच में आपस में जुड़े होंगे। उन्हें अलग करना क्या इतना सहज है?
उसके ससुराल वाले दुनिया से अलग तो कुछ नहीं कर रहे। हर शादी में कमोबेश यही सब होता है। अब वो हम पर भारी पड़ रहा है, यह बात अलग है। ठीक है, आज से मैं आपकी किसी बात में दखल नहीं दूंगी। आप भी मुझे ज़्यादा आशा नहीं रखेंगे। जो मेरा कर्तव्य है वह मैं पूरा करूंगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस। उस दिन से मेरा असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था। शादी को 8 ही दिन बचे थे। घर में मैं अकेली बहू थी। माँ दिन में 10 बार मुझे कुछ न कुछ पूछती। माँ, जैसा आप ठीक समझे, मैं उत्तर देती। पहले तो वह इसे शालीनता समझी, पर जब मैं साक्षी के साथ भी वैसे ही पेश आने लगी तो वह सतर्क हुई। वह बोली, महेश, क्या बात है, बहू उखड़ी उखड़ी लग रही है। ये बोले, माँ, इस समय तुम सिर्फ साक्षी पर ध्यान दो, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। इतनी जिम्मेदारी आने से शालू क्या, मैं भी बौखला गया हूँ। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। लेडी संगीत के दिन घर में खूब रौनक लगी रही। अड़ोस पड़ोस, दूर पास के रिश्ते की सारी औरतें आई और खूब बन सवर कर आई। साक्षी की सहेलियों ने तो फैशन परेड ही कर डाली थी, लेकिन मैं वैसे ही घूमती रही। माँ जी ने 2 बार टोका, साड़ी तो बदल लेती। वे बोली, कुछ पहन लेती। पहनी तो हूँ, मंगलसूत्र है, चूड़ियाँ है, अंगूठी है, टॉप्स है, और क्या पहनूँ? यह तो तुम रोज पहनती हो, कुछ और पहन लो ना। ठीक है माँ जी, अब यहाँ किसे दिखाना है, कहते हुए मैं रसोई में घुस गई। पूरे समय वहीं बनी रही। बाद में साक्षी मुंह फुलाकर बोली भी, भाभी, मेरे लिए तुम एक गीत नहीं गा सकती थी? पूरे दिन किचन में घुसी रही। अरे किचन में भी तो कोई चाहिए था, नहीं तो माँ जी कैसे एंजॉय कर पाती। माँ जी ने कितना एंजॉय किया होगा वही जाने। भात लेकर भाभी आई थी। भाई साहब तो विदेश सेवा में थे, हमेशा की तरह बाहर ही थे। भाभी ही नुपुर और नीलेश को लेकर आई थी। खूब अच्छा सामान लाई थी। माँ जी के लिए कोसा की साड़ी और चांदी का गिलास। दोनों भाइयों के लिए सूट लेंथ, साक्षी के लिए बनारसी साड़ी और सोने की झुमकी, मेरे लिए बनारसी साड़ी और मोतियों का सेट। सेट देखकर मैंने हुलसते हुए कहा, भाभी, आपने अच्छा किया, कम से कम कुछ पहनने को तो हो गया। इन्होंने दबी जबान से कहा भी, क्यों मेरी इज्जत उतारने पर तुली हो, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। शादी में वही सेट पहने रही। भाभी ने कहा भी, शालू, तुम्हें सेट पसंद आया, यह देखकर खुशी हुई, पर आप रिसेप्शन में तुम कुछ दूसरा पहन लो। मैंने कहा, भाभी, मेरे क्रीम कलर के लहंगे के साथ यह मैच कर रहा है। मेरी जिद देखकर भाभी का माथा ठनका। धीरे से फुसफुसा कर बोली, मैं अपना निकाल दूँ, पहनोगी? पर मैं अपनी जिद पर अड़ी रही। शादी सानंद संपन्न हो गई। सुबह 6 बजे साक्षी की विदाई हुई। जाते समय फूट फूट कर रोई। मेरे गले लगकर बोली, भाभी, मुझे पता नहीं कहाँ क्या गलती हो गई है, पर मुझे माफ़ कर देना और माँ का ख्याल रखना। उस क्षण तो मेरी भी आंखें भर आई थी। सब कुछ समेटने के लिए ये तो कुछ दोस्तों के साथ हॉल में ही रुक गए थे। बाकी हम सब 8 बजे घर लौट आए। सब रात भर के जगे थे, जिसे जहाँ जगह मिली सो गया। मैंने महाराज को उनके दोपहर के खाने का मेनू समझा दिया और भाभी को लेकर कमरे में आ गई। आपसे तो ढंग से बात ही नहीं हो पाई भाभी, आइए थोड़ी देर बैठते हैं। कहते हुए मैंने दरवाजे की चटकनी लगा दी। फिर मैंने अलमारी से दोनों सेट निकाल कर उनके हाथ में दिए और कहा, भाभी, ये चीज़ मम्मी को संभलवा देना, मैं यहाँ रखना नहीं चाहती। मैं यहाँ रखना नहीं चाहती। भाभी बोली, सेट सलामत है ना, फिर पहने क्यों नहीं? तुम्हारे नहीं पहनने से मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। खोल कर देखा, मुकेश था। उसकी आंखें जागरण से और रोने से लाल हो रही थी। चेहरा एकदम सूख गया था।
रुआंसा होकर बोला, भाभी माँ को कुछ समझाओ ना, बहुत रो रही है। मैंने कहा, उन्हें रो लेने दो भैया। यह रुलाई उन्होंने पता नहीं कब से रोक रखी है। साक्षी के सामने वे मन पर काबू किए रहीं। अब उन्हें जी भर कर रो लेने दो, हल्की हो जाएंगी। बार बार कह रही हैं, मेरी बेटी बहुत दुखी मन से गई है। खुशी खुशी कौन लड़की विदा होती है भला। शादी में सब लड़कियां रोती हैं। अब शाम को आएगी तब देखना कैसा खिला खिला चेहरा लेकर आएगी। दीदी आएगी शाम को? हाँ, वे लोग आ रहे हैं। सुबह गोवा जा रहे हैं ना, इतनी सुबह जाना नहीं हो पाएगा, इसलिए शाम को माँ से मिलने आएगी। मैंने जमाई बाबू को जता दिया था कि बिना मिले मत जाना। मुकेश गया तो मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। भाभी बोली, शालू थोड़ी देर को चली जाती, माँ जी को सांत्वना मिल जाती। मैं क्या सांत्वना देती भाभी, पूरा घर मेरे कारण ही तो दुखी है। मेरी पूरी रामायण भाभी सुनती रही, फिर बोली, यह छोटी सी बात है शालू, तुमने ज्यादती कर दी। छोटी सी बात का इतना बड़ा इशू बना लिया। छोटी सी बात है भाभी, 6 साल में एक छल्ला भी बनवा कर नहीं दिया, उल्टा मेरी चीज़ मांग ली, गुस्सा नहीं आएगा? गुंजाइश नहीं रही होगी, नहीं तो किस पति का मन नहीं होता। महेश जी पर जिम्मेदारियां भी तो कितनी हैं। तो शादी करने की इतनी जल्दी क्या थी, आराम से करते। वह हमारे दरवाजे नहीं आए, हम ही बार बार उनके चौखट पर गए थे। शिकायत तो तुम्हें अपने माँ बाप से होना चाहिए। मुझे तो हमेशा यही आश्चर्य लगता है कि पापा मम्मी आखिर क्या देखकर रिझे थे। देखो, पापा जी तो लड़के को देखकर रिझे थे, बार बार कह रहे थे, लड़का तो बहुत होनहार है, बहुत तरक्की करेगा। पर असली मोहर तो मम्मी जी ने ही लगाई थी। तुम्हें तो मालूम है, उनकी मर्जी के बिना उस घर में पत्ता भी नहीं हिलता। मम्मी जी का क्या उसूल है जानती हो? बेटी छोटे घर में दो ताकि उसका दबदबा बना रहे, बहुत छोटे घर से लाओ ताकि उस पर दबदबा बना रहे। 2 दिन से देख रही हूँ किस तरह निर्द्वंद होकर राज कर रही हो। उससे देखकर लगता है मम्मी जी की थ्योरी सही है। पर भाभी, आपका घर तो छोटा नहीं था, बल्कि हम लोगों से सवाया ही था। लेकिन रूप गुण में, शिक्षा दीक्षा में तुम्हारे भाई के समकक्ष नहीं थी ना। और ये बात इतनी बार इतनी तरह से सुनाई गई थी कि मैं कभी सिर उठा ही नहीं सकी। मम्मी जी के तो दोनों हाथों में लड्डू थे, दान दहेज भी खूब मिला, बहू भी दब कर रही, पति विदेश सेवा में है, पर मैं तो यहाँ देश में ही सड़ रही हूँ। पहले मम्मी पापा के तबीयत का बहाना था, अब बच्चों की पढ़ाई का। आधी जिंदगी तो यूं निकल गई, भाभी ने उसांस भरते हुए कहा। सुनकर बहुत बुरा लगा। कहा, सॉरी भाभी, इस ओर कभी हमारा ध्यान गया ही नहीं। वह बात तुम्हारे ध्यान देने की थी ही नहीं, उसे भूल जा। अब मैं जो बता रही हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। मैं शायद यह बात कभी नहीं बताती, पर आज ज़रूरत महसूस हो रही है इसलिए बता रही हूँ। बताइए। मेरी शादी में लड़के वालों की ओर से, लड़के वाले मतलब हमारे यहाँ से, हाँ तुम्हारे यहाँ से खास हिदायत आई थी कि बर्तनों पर नाम न डाला जाए। आज्ञा का पालन किया गया। माँ ने दामाद के लिए 5 चांदी के बर्तन भेजे थे, थाली, 2 कटोरियाँ, गिलास, चम्मच। पर जानती हो, माँ के दामाद ने उसमें एक दिन भी खाना नहीं खाया। क्यों? क्योंकि वे बर्तन तुम्हारी माँ के दामाद के लिए सहेज कर रख दिए गए थे। मुझे शादी में मिला वह चांदी का थाल याद आ गया, जिसे देखकर मेरे ससुराल वालों की आंखें खुली रह गई थी। भाभी आगे बता रही थी, बारातियों के स्वागत के लिए 51 चांदी के गिलास मांगे गए थे। शादी में केवल 30 ही गिलास दिए गए। बताया गया कुछ बड़े बुजुर्ग बुढ़ापे के कारण नहीं आ पाए हैं, उन्हें घर पर दिए जाएंगे। वे 21 गिलास तुम्हारा नाम खुदवा कर तुम्हारी शादी में बारातियों को दिए गए थे, जबकि यहाँ से मांग भी नहीं थी।
शादी में मेरे दोनों भाई आए हुए थे। उन्होंने गिलास पहचान लिए थे। पर उस समय क्या कहते? आपको भाई साहब से कहना तो था। तुम्हारी मम्मी के सामने तुम्हारे भाई साहब ने कभी मुंह खोला भी है? पापा जी तक को तो वे चुप करा देती हैं। खैर आगे सुनो। शादी में मुझे 5 सेट मिले थे। 2 माँ ने दिए थे, एक मौसी ने और एक मामा ने। एक पिताजी के दोस्त ने दिया। उनकी बेटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे ही बेटी माना हुआ था। आपके पास कंगन भी तो बहुत सारे थे। 3-4 जोड़ी तो होंगे ही। हाँ, 3 भाइयों में एक बहन थी मैं, और IFSC दूल्हा मिल रहा था। मेरे घर वालों ने जी खोलकर खर्च किया था। मेरे रिश्तेदारों ने खुले मन से उपहार दिए थे। शादी के बाद मैंने अपने सारे जेवर मम्मी जी को सौंप दिए थे। तीज त्योहार पर, शादी ब्याह पर ही वही निकाल कर देती थी और बाद में वापस रख देती थी। अब तक यही क्रम चल रहा है। आपने अपने लिए एक लॉकर क्यों नहीं लिया? मम्मी जी ने तो मुझे शादी के तुरंत बाद ही यहाँ एक लॉकर दे दिया था। बहू और बेटी के लिए आचार संहिता अलग अलग होगी। मुझे तो अब तक वही निकाल कर देती हैं। शादी के 3 साल बाद समझ में आया कि मम्मी जी अदल बदल कर चीज़ देती हैं। गुप्ता अंकल वाला सेट कभी नहीं दिया, उसे देखा ही नहीं। संकोचवश पूछ भी नहीं सकी। सेट दोबारा कब देखा जानती हो? भाभी को आगे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बिना कहे ही मैं समझ गई और शर्म से गड़ गई। दोनों सेट उनके आगे रखते हुए मैंने काँपती सी आवाज़ में कहा, इनमें से कौन सा सेट आपका है? आप रख लीजिए, मम्मी को पता भी नहीं चलेगा। पागल हुई हो? दी हुई चीज़ वापस ले लूँ? तो इसे मेरी तरफ से नूपुर का उपहार समझकर ले लीजिए। नूपुर को उपहार उसकी शादी में देना। अभी चुपचाप बैठो, भाभी ने डांटते हुए कहा। मैंने गहने वापस मांगने के लिए यह गाथा नहीं सुनाई थी। मैं तो बताना चाह रही थी कि घर गृहस्थी में ऐसा चलता ही रहता है। चाहिए तो यह था कि तुम खुद पति की परेशानियां समझती, खुद ही पेशकश करती। तुम्हें वे संस्कार मिले ही नहीं हैं। तुम अपनी माँ की तरह तानाशाह हो, जबकि महेश जी अपनी माँ की तरह सौम्य एवं शालीन हैं। दोनों घर के त्रिकोण में कितना फर्क है, तुम ही देख लो। तुम्हारी अनुमति के बिना उन्होंने घर की चीज़ को भी हाथ नहीं लगाया। इसे कहते हैं सज्जनता। दुख तो यह है कि तुमने उसका मोल नहीं समझा। खुद भी दुखी हुई और सबको दुखी कर दिया। पश्चाताप में डूबी मैं सर झुकाए बैठी रही। भाभी के सामने सिर उठाते संकोच हो रहा था। अब उठो, घर गृहस्थी देखो, आराम बहुत हो गया, भाभी ने मुझे टोक दिया। तब मैं तंद्रा से जागी। रसोई में जाकर वहाँ का जायजा लिया। फिर घर भर में देखा। माँ जी कहीं नज़र नहीं आई। बाकी लोग अलसाए से उठ बैठे थे और खाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आंगन में झांक कर देखा, एक झलंगी सी खटिया पर माँ जी बैठी हुई थी। अगल बगल बेटे बैठे हुए थे, चुपचाप गमगीन। मैं कुछ देर असमंजस में रही, फिर दनदनाती हुई वहीं पहुंच गई। इस खाट का आज कल्याण ही कर दोगे क्या? मैंने कहा। 2 घड़ी धूप में सुस्ताने लायक भी नहीं रहेगी। और माँ जी आप उठिए तो, थोड़ा सा भी कुछ मुंह में डालिए और मेरे कमरे में जाकर सो रहिए। और 4 बजे तक बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। चाय लेकर मैं खुद जगाने आऊँगी शाम को। साक्षी मिलने आएगी तो चेहरा फ्रेश लगना चाहिए। मुकेश, तुम्हारी दीदी तो अब चली गई। तुम्हारी बहू के आने तक अब तुम्हें ही मेरा हाथ बटाना है। चलो मेरे साथ खाना लगवाने में मदद करो। 4 बजे से मेहमानों का जाने का सिलसिला शुरू होगा। खाना नहीं हुआ तो तुम्हारे भैया घड़ी भर आराम भी ना कर पाएंगे। कमर में पल्ला खोसकर मैं रसोई में लौट आई। मेरी पीठ पर आंखें नहीं थी, पर मैं साफ देख रही थी कि मेरी फरमान सुनकर तीनों माँ बेटे के चेहरे
पहले तो आश्चर्य से और बाद में संतोष से भर उठे थे। अभी आप बहुत ही सुंदर कहानी मन दर्पण सुन रहे थे। इसी प्रकार की साहित्यिक कहानी सुनने के लिए कथा मंजरी से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलते हैं।